कमोडिटी मार्केट्स में इन दिनों काफी हलचल देखने को मिली है और ये हफ्ता भी काफी हद तक ऐसा ही रहा, जिसका कारण कई हैं। ग्लोबल अनसर्टनिटी, फिर चाहे वो रूस यूक्रेन के बीच महीनों से जारी जंग के बीच परमाणु हमले की बात हो, या फिर यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद ब्लैक सी सौदे के पहले रूस का बाहर जाना और फिर शामिल होना उन सऊदी और ईरान के बीच बढ़ता तनाव, या फिर चीन में जारी कोरोना संकट। कमोडिटी मार्केट्स की हर टिक पर इसका असर साफ साफ दिखाई देता है। ऐसे में आपको निवेश की स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए, किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, ये सब बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं त्रिशल एंटरप्राइजेस के सीईओ एंड फाउंडर रुपेश दलाल, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की एवीपी वंदना भारती, निर्मल बैंक कमोडिटीज के वीपी कुणाल शाह और एंजल वन के एवीपी प्रथमेश माल्या। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहाँ पर नॉन एग्रो कमोडिटीज के साथ कर लेते हैं, क्योंकि इस हफ्ते उठापटक यहाँ पर काफी ज्यादा रही। एक तरफ तो बाजार ने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक्स आते हुए देखी, चाहे वो यूएस फेड था या फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड, और दूसरी तरफ जिस तरह की डॉलर की मूव्स है उसका कुछ फायदा हमने यहाँ पर कमोडिटीज में आता हुआ भी देखा। कुणाल, सबसे पहले मेटल से ही शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि ये हफ्ता तेजी के साथ बंद होता हुआ दिख रहा है। जिंक ऑफ कोर्स यहाँ पर एक अंडर परफॉर्मर है, लेकिन बाकी कमोडिटीज में कुछ सपोर्ट जरूर देखने को मिला। यस, अनसर्टेनिटीज, ये जो भी आपने वेरी राइटली बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प जो इंट्रोडक्शन दिया है शो का, अनसर्टेनिटीज आर द बिगेस्ट फ्रेंड ऑफ कमोडिटीज। जितनी अनसर्टेनिटी जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे बढ़ रही है, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, जैसे हर एक एरिया, हर एक कॉन्टिनेंट में आप देखेंगे जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ते ही जा रहा है। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ताइवान, यूएस, रशिया, नेटो, रशिया, यूक्रेन, यूएस। सो इट्स ऑल सो ऐसे माहौल में कमोडिटी के प्राइसेस हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो जनरली बढ़ते ही है। सो इट इज नॉट अबाउट डिमांड कंसर्न्स, जो रिस्क प्रीमियम है कमोडिटी में वो बिल्ड हो रहा है। और अपार्ट फ्रॉम जियोपॉलिटिकल रिस्क, चाइना में बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। जैसे 6 महीने से लगातार जीरो कोविड पॉलिसी जो चल रही है वो अभी तक एंड नहीं हो रही है, तो सप्लाई साइड पे बहुत सारे कंसर्न्स आ रहे हैं। स्टील की मिलें बंद हो रही है, सो डोमेस्टिक मार्केट में इसके चलते हुए मेटल्स की शॉर्टेज डेवलप हो रही है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। सो ऐसे हालत में मेटल्स में फंडामेंटली भले नीचे आना चाहिए, बट नीचे आने वाला नहीं है। डॉलर इंडेक्स भले थोड़ा भी स्ट्रांग हो रहा है, कमोडिटी नीचे नहीं जा रहा है। आई एम अज्यूमिंग कि एक अपसाइड आपको देखने मिलने वाली है नियर टर्म में। इट इज नथिंग टू डू विद फंडामेंटल्स, इट इज द रिस्क प्रीमियम जो मार्केट में बिल्ड हो रहा है, उसका फायदा मेटल्स को मिल रहा है और मिलेगा। सो ऐसे हालत में मेटल्स में भी आपको एक बाउंस देखने मिलेगा। और सभी मेटल्स, आज जैसे चाइना ने अनाउंस किया है कि नंबर ऑफ फ्लाइट्स बढ़ा दी जाएगी, रिस्ट्रिक्शन फ्लाइट के ऊपर हटेंगे। सो आज नहीं तो 1 महीने बाद चाइना ओपन अप होने वाला है, ऐसा अज्यूम कर रहा हूं मैं। सो मेटल्स के प्राइसेस नीचे नहीं जाएंगे। जो भी हमने लो देखे थे पिछले 10-15 दिनों में, वो लो को होल्ड करेगा और ग्रेजुअली मेटल्स के प्राइसेस ऊपर जाने वाले हैं। तो अगर तेजी की एक्सपेक्टेशन यहां से है कुणाल, तो आपकी टॉप पिक्स यहां पर मेटल्स में क्या होंगी, किस तरह की अपसाइड, और कौन सा मेटल आपका चुनिंदा है? सो मैं कॉपर, जो किंग ऑफ बेस मेटल जिसे कहते हैं, उसके साथ ही स्टिक करूंगा। मुझे लग रहा है कॉपर के प्राइसेस यहाँ से अच्छे तेजी दिखा सकते हैं। कॉपर बढ़ सकता है। सो कॉपर कैन टेस्ट 680-85 ऑन एमसीएक्स इन कमिंग डेज। सो कॉपर में तेजी करना मैं प्रिफर करूंगा, कंसिडरिंग जो भी हालात है। और दूसरा मेटल जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो बहुत ही अंडर परफॉर्मर है, आई थिंक टू सर्टन एक्सटेंट, एल्यूमिनियम भी 206-207 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। सो ये दो मेटल्स में मैं तेजी की पोजीशन बिल्ड करने के लिए प्रेफर करूंगा अभी फिलहाल। ऑलराइट, यानी कि एक टर्न अराउंड है, बाइंग यहाँ पर मेटल्स में फिर से देखने लगी है। डॉलर में हल्की सी कमजोरी है, इवन एज हमने यहाँ पर रेट हाइक्स आते हुए देखी हैं। क्लियरली काफी चीजों का फायदा यहाँ पर मेटल्स पे आया है, जैसे कुणाल ने गिनाया भी। प्रथमेश, आप कैसे देखते हैं मेटल्स एज अ सेक्टर को? कुणाल ने तो यहाँ पर कॉपर, एल्यूमिनियम पे अपना भरोसा जताया। आई थिंक कुणाल ने काफी अच्छी तरीके से बताया है। रिस्क प्रीमियम के कारण सारे मेटल्स में अगेन एक मोमेंटम दिख सकता है। तो मुझे भी यहाँ पे फेवरेबल पिक सारे मेटल्स में कॉपर ही दिखता है। अराउंड 685-690 में यहाँ पे कुणाल के साथ एग्री करूंगा, और कॉपर में काफी अच्छा मोमेंटम और कॉन्फिडेंस देखने की उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ से। तो इफ यू आर आस्किंग फॉर वन पिक आउट ऑफ द एंटायर मेटल्स, इट वुड बी कॉपर। और प्रथमेश, ऑलमोस्ट ऐसा माना जाता है कि ये नो ब्रेनर है। अगर हम मेटल्स में खरीदारी करने की बात सोच रहे हैं तो हमें चांदी में कुछ पोर्टफोलियो एलोकेशन कर ही देना चाहिए। चांदी में किस तरह की रेंज देखेंगे फिर आप? आई थिंक यस, इन कंपैरिजन टू गोल्ड एंड सिल्वर, सिल्वर में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी है। और अगर इफ यू आर टू पिक बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग रिटर्न्स पर्सपेक्टिव पर से, यहाँ से मेरे ख्याल से पोजिशनल कॉल में अराउंड 62,000 करीब यहाँ से और 4,000 की तेजी
आप सिल्वर के प्राइसेस में और बढ़ते हुए देख सकते हैं. तो यस, एलोकेटिंग सिल्वर पोजीशंस, यू विल हैव बाय सिल्वर फॉर टारगेट ऑफ 62,000. ऑलराइट, 62,000 के लिए यहाँ पर चांदी खरीदारी करने की भी राय है. कुणाल, मुझे याद है जब हमने पिछली बार बात की थी, आपने कहा था चांदी चांदी चांदी, आपने 3-4 बार चांदी कहा था. तो एज ऑफ नाउ क्या व्यू है चांदी में, नियर टर्म, स्लाइटली लॉन्गर टर्म, क्या सेंस? या मनीषा जी, क्वाइट राइटली, मैं बहुत बुलिश हूँ गोल्ड सिल्वर में. सबसे क्लियर तेजी अगर कोई कमोडिटी या कोई भी एसेट क्लास में मुझे समझ में आती है, वो है गोल्ड सिल्वर. इतनी अनसर्टेनिटी है सामने, कहीं ना कहीं फेडरल रिजर्व या दूसरे सेंट्रल बैंक्स जो अपना क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कर रहे हैं वो भी कम करने वाले हैं. चाइनीज, अगर सबसे बड़ा, मैं आज आपको एक अपने दर्शकों को एक चीज बताना चाहूंगा. पिछले 2 दिन में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है सिल्वर मार्केट के लिए. चाइना ने अपनी क्लीन एनर्जी को चलते हुए अपनी पूरी पॉलिसी चेंज करके बहुत एग्रेसिव पुश किया है क्लीन एनर्जी के ऊपर. सो मैं चाइना की फिजिकल मार्केट सिल्वर की बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूं. मैसिव डिमांड ऑफ सिल्वर इज कमिंग. आज अगर आप देखेंगे गोल्ड तो अभी भी 50,000 पे, सिल्वर 52,000 से 58,500 चल रहा है. चाइना में मैसिव डिमांड सिल्वर की आ रही है फिजिकल मार्केट्स में, एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम द क्लीन एनर्जी सेक्टर. अगर आप इंडिया में भी देखेंगे, क्लीन एनर्जी सेक्टर में बहुत ही अच्छी डिमांड है. सिल्वर का जो मेन इंडस्ट्रियल यूज है, दैट इज कमिंग फ्रॉम सोलर पैनल्स, फोटोवोल्टाइक सेल में जो यूज होता है. सो इसमें बहुत ही रॉबस्ट डिमांड है, जो भी एनर्जी क्राइसिस चालू है वर्ल्ड में उसके चलते हुए. सो सिल्वर इवेंचुअली इज गोइंग टू आउट परफॉर्म. फेडरल रिजर्व के हॉकी स्टांस के बाद भी सिल्वर 56,000 टेस्ट करके आज फिर से 58,500 है. इट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द कमोडिटी. ये साल, जैसे मैंने कहा दिवाली के शो पे, और आज भी मैं कह रहा हूँ, ये आने वाले 6-8 महीने में कोई भी भाव 15 दिसंबर के बाद गोल्ड और सिल्वर की तेजी को कोई स्टॉप, ये वॉलेटिलिटी जो है वो कंटिन्यू रहेगी. बट 15 दिसंबर के बाद इट्स अ क्लीन ग्रीन सिग्नल फॉर सिल्वर टू गो अप टू 65-66,000 एंड देन 80,000. ऑलराइट, तो क्लियरली वो सिल्वर लाइनिंग आपके पोर्टफोलियो में, चांदी यहाँ पर डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करनी है. काफी सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर तेजी के लिए. प्रथमेश, आपने कहा सोने और चांदी में आपको चांदी यहाँ पर बेहतर दिखती है, लेकिन सोने में भी क्या रेंज बन सकती है आने वाले हफ्ते 15 दिन में? I think clearly, despite so many uncertainties, 51,000 ऊपर में और around 50,000 नीचे में, ये दो रेंज जो है वो निकाल नहीं पा रहा है. So irrespective of the fact whether it is fundamental factors that is affecting the commodity, मेरे ख्याल से 51,000 ब्रेकआउट में बाय करने की सलाह रहेगी और 50,000 के आसपास सपोर्ट्स में बाय करने की सलाह रहेगी. इस पर्टिकुलर रेंज में ही रहेगा. अनलेस एंड अनटिल दोनों साइड में आपको ब्रेकआउट्स नहीं दिखेंगे, यहाँ पे आपको ऐसा बड़ा सा मूव देखने को नहीं मिलेगा. सो 50,000 ऑन द डाउन साइड, 51,000 ऑन द अप साइड. ओके, तो ये सोने चांदी में यहाँ पर व्यू है. और रुक करेंगे यहाँ पर एनर्जी की तरफ, क्योंकि अगर इस हफ्ते की बात की जाए तो 92 से भी नीचे हमने भाव गिरते हुए देखे और उसके बाद 97 के आसपास के लेवल्स भी बनते हुए नजर आए हैं. क्लियरली कच्चा तेल अब यहाँ पर $100 के ज्यादा करीब है. WTI में हमने $90 वापस यहाँ पर आते हुए देखा है. तो अच्छी खासी तेजी यहाँ पर क्रूड में भी लौटी है. कैसे देखते हैं इसे प्रथमेश, क्योंकि चाहे वो ओपेक की कटौती है, यूएस में इन्वेंट्रीज में गिरावट है, विंटर डिमांड बाजार में यहाँ पर आते हुए नजर आ रही है, काफी सारे सपोर्टिव फैक्टर्स हैं. आई थिंक सारे फैक्टर्स जो है वो क्रूड में वोलेटिलिटी काफी अच्छी तरीके से क्रिएट कर रहे हैं. बट यस, इफ यू आर टू पिक अ ट्रेड, क्रूड काफी वोलेटाइल है और साथ में नेचुरल गैस भी. तो इट वुड बी बेटर कि आप ऑप्शंस में अपना ट्रेड रखें और मेरे ख्याल से आउट ऑफ द मनी ऑप्शन 7,700 का क्रूड का बाय करें, जो 160 के करीब मिल रहा है, और ऊपर में करीब 280 का टारगेट रखे. स्टॉप रहेगा अराउंड 110 का. तो मेरे ख्याल से इन कंपैरिजन टू फ्यूचर्स, ऑप्शंस में ट्रेड करना बेटर ऑप्शन होगा इफ इट इज क्रूड और नेचुरल गैस, बोथ दिस कमोडिटीज. कुणाल, $100 कितनी जल्दी देखने को मिल सकता है? विद इन नेक्स्ट 15 डेज फॉर ब्रेंट. और जो हिसाब से रशिया का जो स्टैंड है, the geopolitical context is worsening with every going day. रशिया और चाइना और जितने भी ये जो कम्युनिस्ट कंट्रीज है, they are not going to allow inflation to go down. The things are going to be difficult for West. They are deliberately, अभी आप चाइना भी 6 महीने से लॉकडाउन लगा के बैठा है. क्यों? अभी बॉम्बे में 25 केस आ जाते हैं तो थोड़ी कोई लॉकडाउन लगाता है. सो दिस इज ऑल पॉलिटिकल ड्रिवन मूव्स. और जैसे वेस्ट का इन्फ्लेशन नीचे आना चालू हो रहा है, ऐसे अगर सडनली चाइना ओपन अप हो जाता है या ओपेक प्रोडक्शन कट करता है ये महीने से 2 मिलियन बैरल का, दिस इज नथिंग टू डू विद फंडामेंटल. इट इज अ वॉर थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस. सो क्रूड इज गोइंग अप फॉर श्योर. $100 फॉर द ब्रेंट इन 15 days. ऑल राइट,
यानी कि तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है। और एक चीज जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है वो ऑफ कोर्स डॉलर इंडेक्स है, क्योंकि बाजार काफी हद तक यहाँ पर भी मूव ले रहे हैं। और जैसे कहा गया कि इवन एज बहुत हॉकिश यूएस फेड हमने इस बार आते हुए देखा, उसके बाद भी डॉलर में कोई और बढ़त नई तेजी हमने आते हुए नहीं देखी, तो काफी हद तक अपने टॉप के करीब करीब डॉलर इंडेक्स भी नजर आता है। प्रथमेश, आपकी क्या राय है जब हम करेंसी को देखते हैं, स्पेशली डॉलर इंडेक्स से क्या क्यूज लेंगे आप? आई थिंक यहाँ पे 114 जो है वो एक रेजिस्टेंस जोन जैसा बन गया है डॉलर इंडेक्स के लिए, और अगेन 110। तो अगेन इफ इट प्लेज आउट इन द रेंज, यहाँ पे हम डॉलर रुपी का इक्वेशन देखें तो अराउंड टॉप आउट होते हुए दिखने की पॉसिबिलिटी है। बट यस, क्लियरली कंट्रोल्ड है डॉलर रुपी का इक्वेशन। तो 83.5 मैक्सिमम पॉसिबल दिख रहा है नेक्स्ट पॉसिबल 1 के टाइम फ्रेम पे। बट यहाँ पे ट्रेड पर्सपेक्टिव में आई एम नॉट कॉन्फिडेंट ऑन यूएसडी INR विच योर डायरेक्शन, बट पॉसिबल जोन 83.5 अपसाइड में और 81 नीचे की तरफ। ऑल राइट, तो हल्की सी डेप्रिसिएशन रुपी में अभी रूल्ड आउट नहीं है, वो शायद एक कुशनिंग का इंपैक्ट भी करेगी भारतीय कमोडिटी बाजारों पे, लेकिन काफी सपोर्ट और बहुत सारे बाइंग कॉल्स आज हमने यहाँ पर नॉन एग्रो स्पेस से आते हुए देखी हैं। अनसर्टनिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये टैंजिबल कमोडिटीज हैं और भावों में फंडामेंटल्स हमने फाइनली यहाँ पर आते हुए देखे हैं। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। कुणाल, प्रथमेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और तमाम नॉन एग्रो स्पेस पर हमारे दर्शकों के लिए राय भी बनाने के लिए। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो पूरा फोकस यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी इस हफ्ते में काफी खबरें आई, बहुत उठापटक देखने को मिली है। फूड एग्रीकल्चर कमोडिटीज हमारे रोजाना ट्रेड में भी हमें यहाँ पर मूव कराती हैं। कैसे इसे हेज करें, कैसे देखें, प्राइसेस बताएंगे आपको। आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज ही करेंगे और इस हफ्ते में हमने रशिया की तरफ से एक यू टर्न आता हुआ देखा। सरकार ने भारतीय बाजारों में यहाँ पर स्टॉक लिमिट हटाई एडिबल ऑयल से। कॉटन की आवक बढ़ी है, भावों में वहां पर दबाव देखने को मिला। गुआर में अच्छी खासी तेजी आई क्योंकि फसल इस बार कम मानी जा रही है। तो ऑफकोर्स हर कमोडिटी का इंडिविजुअल फंडामेंटल की तरफ यहाँ पर ध्यान ज्यादा खींचा है। शुरुआत यहाँ पर गुआर के साथ ही कर लेते हैं। और कैसे देखती हैं आप वंदना, फंडामेंटल्स और प्राइस व्यू आगे जाकर? जी मनीषा, सबसे पहले तो यहाँ पे ये कमोडिटी ने एक बेस बनाया है 4500 के करीब एक बेस, और हम हर बार देखते हैं कि वहां से एक रिबाउंड आता है। तो मेरे ख्याल से जो क्रूड प्राइसेस है वो भी यहाँ पे हायर साइड ट्रेड हो रहे हैं, और जिसकी डेरिवेटिव्स है चूरी कोरमा, उसका भी डिमांड यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है। तो डेरिवेटिव से इसके काफी फर्क पड़ जा रहा है यहाँ पे, और एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है और होने की भी संभावना है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे प्राइसेस जो है थोड़ा सा अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। और अगर आने वाला एक महीना अगर हम लेते हैं या 15 से 20 ट्रेड हम यहाँ पे लेते हैं, मुझे लग रहा है कि प्राइसेस इजीली यहाँ पे एक बार ऊपर की तरफ 5500 से 5600 तक जा सकते हैं। तो ग्वार सीड में एक तेजी है, साथ साथ में मुझे लग रहा है कि ग्वारगम में थोड़ा सा यहाँ पे आउट परफॉर्म कर सकता है। अगर आज का भी बाजार देखें तो 2% के अगर 2.25% का उछाल ग्वार सीड में है, तो ग्वारगम में हम देख रहे हैं कि एक बार 2.5% का उछाल है। ग्वारगम मुझे लग रहा है कि आउट परफॉर्म करेगा यहाँ से, फूड से ये स्ट्रांगली कोरिलेटेड है। तो मेरे ख्याल से वहां पे प्राइसेस एक बार 10,000 से ऊपर आएंगे और 10,500 तक का जो भाव है वो देखने को मिलेगा। तो इस काउंटर में मुझे लग रहा है कि एक सपोर्ट लेवल से बाइंग आई है और ये बाइंग थोड़ी सी कंटिन्यू रहेगी अभी। ऑलराइट, यानी कि गुआर में तेजी कायम रह सकती है और आगे और बढ़त देखने को मिलेगी। रुपेश, कॉटन कैसे देखते हैं आप? क्योंकि एक तरफ हल्की सी खरीदारी आई है, दूसरी तरफ आवक बाजार में है, अंतर्राष्ट्रीय क्यूज थोड़े से बेरिश हैं, क्या लगता है? डेफिनेटली कॉटन अगर 2 से 3 महीने की स्पेंड में देखें तो ह्यूज वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। लास्ट अगर 2 से 3 महीने में देखिए तो $1.33 वाला जो दिसंबर फ्यूचर था इन इंटरनेशनल मार्केट केम डाउन टू 70 सेंट, एंड लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन में ही 17 to 18% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मींस ह्यूज वॉलेटिलिटी इन कॉटन मार्केट। प्राइसेस जो मंदी आ रही थी, सबका एक्सपेक्टेशन था कि 60,000 पर कैंडी के आसपास भाव चला जाएगा। 60,000 टच होने के बाद में अगेन वापस थोड़ा रिबाउंड देखने को के भाव से अप्रोक्सीमेट इंडियन मार्केट ने इंटरनेशनल मार्केट को इतना फॉलो नहीं किया है, लेकिन हाँ 2,000 to 3,000 पर कैंडी के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मार्केट राइट नाउ स्टेबलाइज होने के लिए मिल वाले भी अभी नई सीजन शुरू होने से दे आर वेटिंग फॉर द स्टेबिलिटी। मुझे लग रहा है एक बार 57,000-58,000 के आसपास जो भाव आ जाएगा, उसके बाद में डोमेस्टिक डिमांड भी निकलेगी। राइट नाउ एक्सपोर्ट डिमांड एट प्रेजेंट पैरिटी में नहीं है, लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट ऐसे ही बढ़ती रही तो मुझे लग रहा है कि उसमें भी पैरिटी देखने को मिलेगी। तो 15 नवंबर के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है एक्सपोर्ट डिमांड एंड डोमेस्टिक डिमांड दोनों आने के बाद में एक बार 55,000 का बॉटम पकड़ के चलना चाहिए। ऊपर 55 to 65,000 के बीच में बाजार नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स के लिए उसमें ट्रेडिंग जोन में रहेगा, ऐसा एक प्रेजेंट लग रहा है। रुपेश, इसके अलावा अगर कॉटन सीड ऑयल के एक देखें, कैस्टर देखें, तो यहाँ पर भी हल्की सी सपोर्ट हमने बनता हुआ देखा मार्केट्स में। क्या यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं? डेफिनेटली कैस्टर सीड अगर देखें तो 7,000 का लेवल तोड़ नहीं रहा है। बहुत टाइम आके 7,050, 7,100 के आसपास आके वापस घूम रहा है।
नई सीजन उसकी 15 जनवरी के आसपास शुरू हो जाएगी। इस टाइम थोड़ा नॉर्थ गुजरात के साइड अर्ली सोइंग हुई है, तो 10 to 15 डेज के आसपास का जल्दी अरावल शुरू हो सकती है। लेकिन 1% अगर देखें 2 महीना अभी भी बाकी है नई सीजन के, शॉर्ट सप्लाई की आइटम है। अगर चाइना से एक्सपोर्ट की डिमांड खुलती है, जो लास्ट 2 महीने से बहुत कमजोर रही है, अगर चाइना की डिमांड खुलती है तो मुझे लग रहा है कि ये भाव से अराउंड 7,400 7,500 का लेवल आ सकता है। बट 7,000 इज अ वेरी वेरी क्रुशियल सपोर्ट है वहां पे। तो अगर वो टूट गया तो मुझे लग रहा है 6,500, अदरवाइज 7,500 तक जा सकता है। ओके, तो यानी कि तेजी की उम्मीद यहाँ पर भी है। वंदना, इसके बाद अब अगर खाने के तेलों की बात करें तो यहाँ पर सरकार के मूव्स भी देखने को मिले और आवक बाजार में आनी शुरू हो गई है। मार्केट्स ने इसको एक थम्स अप भी दिया है। आप कैसे देखती हैं ओवरऑल एडिबल ऑयल पैक अब? मनीषा, देखा जाए तो अक्टूबर में मैंने कहा था एक बार कि आवक आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल सेलिंग प्रेशर यहाँ पे नहीं अभी दिखेगा फिलहाल, क्योंकि वहां पे प्राइसेस जो थे बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट पे थे और वहां से एक अपसाइड देखने को मिला है अक्टूबर में भी। और नवंबर की जो शुरुआत हुई है वो काफी स्ट्रांग हुई है। और रशिया के यू टर्न के बाद मुझे लग रहा है कि जो ब्रेड बास्केट्स है वहीं पे क्वेश्चन मार्क है, ब्लैक सी जोन का। तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्राइसेस थोड़ा सा, ये जो अपसाइड ट्रिगर है ये बना रहेगा। मुझे सोयाबीन में भी लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ एक बार 6,000 के करीब जा सकता है। और अगर बात की जाए मस्टर्ड वगैरह की, तो मस्टर्ड में मैं ज्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि ये जो विंटर सीजन आता है इसमें जो सीजनल डिमांड है वो काफी स्ट्रांग होता है मस्टर्ड का। तो मुझे मस्टर्ड लग रहा है कि आउट परफॉर्म यहाँ पे कर सकता है। और साथ में अगर सीपीयू की बात की जाए तो सीपीयू में हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत बड़ा फॉल आता हुआ देखा है। अब यहाँ भी मार्केट संभल रही है, तो मुझे लग रहा है कि बीएमडी में भी एक बार 4600 रिंगिट का जो प्राइसेस है वो यहाँ पे आएगा। तो अभी मुझे लग रहा है कि अराइवल प्रेशर होने के बावजूद भी जो ऑयल सीड्स और एडिबल ऑयल है वो यहाँ पे अपसाइड की तरफ ट्रेड करेगा। और एक रीजन भी है कि अभी फेस्टिवल सीजन था, फिर सीजनल डिमांड आएगा, फिर वेडिंग डिमांड आएगा। तो ये जो 3-4 महीने हैं ये फिजिकल कंजम्पशन को काफी ज्यादा बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे डाउनसाइड लिमिटेड है, अपसाइड में मुझे लग रहा है 8 to 10% तक का इजाफा जो है वो देखने को मिलेगा। ऑलराइट, और एक और कॉम्प्लेक्स जिसकी बात डेफिनेटली करनी चाहिए वो है मसाले, क्योंकि इस साल की शुरुआत यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हुई थी। रुपेश, कोई फेवरेट पिक विद इन द स्पाइसेस स्पेस? विद इन द स्पाइसेस पर राइट नाउ मुझे लग रहा है कि जीरा इज द बेस्ट कमोडिटी। ऑलरेडी प्राइसेस हिस्टोरिकल हाई पे चल रहे हैं। मुझे लग रहा है 22,500 शुड बी द बॉटम, और ऊपर में एक बार 275 रुपीज पर केजी, मतलब 27,500 28,000 का लेवल इसमें दिखा सकता है। बिकॉज शॉर्ट सप्लाई की वो है, लेकिन लास्ट 15-20 डेज से जो इंटरनेशनल मार्केट से एक्सपोर्ट की डिमांड आ रही है दैट इज रियली वेरी वेरी एनकरेजिंग। और उसमें शॉर्ट सप्लाई के हिसाब से और एक्सपोर्ट डिमांड इसमें कपल्ड होगी, तो प्राइसेस मुझे लग रहा है ये लेवल से थोड़ा 27,500 विद इन 1 मंथ दिखने चाहिए। ओके, वंदना, आपकी कोई टॉपिक यहाँ पर मसालों में, क्योंकि काफी समय तक हल्दी यहाँ पर बेहतर परफॉर्म करी है। ऑफ कोर्स ईच मसाले ने अपना यहाँ पर फंडामेंटल्स के हिसाब से परफॉर्म किया है, लेकिन जीरा यहाँ पर रुपेश ने चुना है, आप क्या चुनेंगी? मुझे भी लग रहा है यहाँ पे कि जीरे में जो स्ट्रॉन्ग साइड है वो बना रहेगा, क्योंकि टर्की और सीरिया का जो सप्लाई है साइड है वो यहाँ पे ड्राई है पाइपलाइन। तो मेरे ख्याल से जो भी यहाँ पे इंटरनेशनल डिमांड आएगी वो इंडिया की तरफ आएगी। और थोड़ी सी पैरिटी यहाँ पे हाई रहती है, फिर भी उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है कि वो कहीं और से इसे एक्सपोर्ट करें। तो मेरे ख्याल से अगर 22,000 21,500 एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन रहेगा, सपोर्ट जोन रहेगा। अपसाइड में मुझे लग रहा है कि मैं जाना चाहूंगी रुपेश के साथ, मुझे लग रहा है 27,000 28,000 यहाँ पे इजिली दिखा सकता है। लेकिन एक कमोडिटी यहाँ पे टर्मरिक है, टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि इसने अभी जो रिसेंट फॉल दिया है एक हाई साइड के बाद, वो मुझे लग रहा है कि फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। प्रोडक्शन नंबर ऑफकोर्स यहाँ पे थोड़े से कम होने की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से जो 7,000 का लेवल रहेगा, 7,000 से 6,800, वो काफी बढ़िया लेवल रहेगा जहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। और अगर इस सीजन की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि हल्दी में हो सकता है कि एक बार हम 7,800 तक का जो प्राइसेस है 8,000 तक का, वो हम यहाँ पे आता हुआ देखें। तो फ्यूचर्स में यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे सिर्फ 7350 को टारगेट करें, लेकिन अगर किसी का स्पॉट में ध्यान है, फिजिकल में है, तो उनके लिए टारगेट थोड़ा सा लंबा होना चाहिए हल्दी का 8,000 का। ऑलराइट, जाते जाते आप दोनों से एक सवाल और भी जानना चाहेंगे, और वो इस पर है कि इवन जब हम नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करते हैं तो मैक्रो है, करेंसी है, वो चिंताएं तो एग्रीकल्चर के लिए भी हैं ही, लेकिन साथ साथ यहाँ पर मौसम, सरकार यहाँ पर किस तरह के मेजर्स, सब्सिडीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टैक्स ड्यूटीज, बाकी सरकारें क्या करती हैं, उन सब का भी असर हम एग्रीकल्चर में आता हुआ देखते हैं। रुपेश, पहले ये सवाल आपसे है, आने वाले अगर 1 महीना 3 महीना, इस साल के अंत तक भी खाली अगर बात की जाए, आप कैसे देखेंगे, क्या मेजर चीज यहाँ पर अब वॉच करने के लिए है, और क्या वो एक कमोडिटी है जहां पर आपको सबसे ज्यादा कन्विक्शन है?
डेफिनेटली गवर्नमेंट का इंटरवेंशन राइट नाउ जबरदस्त है। उनकी जो नजर है कमोडिटीज मार्केट पे इन्फ्लेशन रिलेटेड कर रहे हैं, लेकिन हाँ उनकी उतना जो पहले की जो सरकारें थी वो हिसाब से इसमें डिफरेंस ये है कि इतने रिजिड स्टेप्स नहीं ले रहे हैं। जैसे कि सोयाबीन के जैसे भी एडिबल सीड के लिए बात करें तो स्टॉक लिमिट अभी भी इमीडिएटली हटा दी। उनको लगा कि प्राइसेस एकदम डिप्रेस्ड हो गए हैं, जरूरत है अभी इंडस्ट्री की कि स्टॉक लिमिट हटा दे, तो उन्होंने इमीडिएटली वो एक्शन लेके हटा भी दी। तो गवर्नमेंट की डेफिनेटली नजर रही है पर्टिकुलरली एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर। तो अगर बेस्ट पिक अगर मुझे बोले तो जैसे कि पहले के वाले शो में एग्री नॉन एग्री में चांदी की बात एक वक्त आ रही थी, तो मुझे लग रहा है कि व्हीट वुड बी द राइट कमोडिटी। व्हीट मुझे लग रहा है 15 दिसंबर के बाद में व्हीट में नॉट ओनली इन डोमेस्टिक मार्केट बट इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। जी हाँ, और इलेक्शंस भी यहाँ पर शुरू होने वाले हैं, वो एक चीज़ बाजार यहाँ पर देखेगा। और फेस्टिवल सीजन की डिमांड की तरफ तो सरकार की बहुत बड़ी तवज्जो यहाँ पर थी ही, और विंटर डिमांड यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों में निकल के आती है। तो अगले 2-3 महीने काफ़ी ज़्यादा रीजंस के हिसाब से यहाँ पर पॉजिटिव रह सकते हैं। तो वीट रूपेश ने बोला। वंदना, आप क्या देखेंगी और कौन सी आपकी टॉप कमोडिटी है? वीट पे मुझे लग रहा है कि मेजर कंसर्न यहाँ पे रहेगा मनीषा, और यहाँ पे गवर्नमेंट चाहेगी कि वो अपना बफर स्टॉक जो है वो रखे यहाँ पे बिल्कुल। और एक दो कमोडिटी है जिसमें मेरा ध्यान है यहाँ पे, क्योंकि डिमांड और सप्लाई को हम ओवरनाइट तो हम चेंज कर नहीं सकते। ये सरकार का जो इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट पे टैक्सेस होते हैं, ये एक बहुत बड़ा टूल होता है जिससे कि एग्री कमोडिटीज पे फर्क आता है। मुझे लग रहा है कि अगर शुगर में थोड़े से एक्सपोर्ट कोटा यहाँ पे बढ़ाया जाता है तो वो भी एक कमोडिटी अच्छी रहेगी, जहाँ पे जो इजाफा है प्राइसेस में वो आता हुआ दिखेगा। और मुझे लग रहा है कि एडिबल ऑयल प्राइसेस में भी यहाँ पे अगर इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ फर्क आता है तो यहाँ पे एक जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा, और इसकी डिमांड भी इंडस्ट्री से हो रही है। तो 2 काउंटर मुझे काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लग रहा है। एसेंशियल कमोडिटीज है तो शायद यहाँ पे गवर्नमेंट स्टेप लेने में थोड़ा सा यहाँ पे रिफ्रेन करे, रिलक्टेंट हो यहाँ पे वो। जी हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर बाजार में देखने के लिए। लेकिन रुपेश, वंदना, बहुत शुक्रिया आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो गेहूं, एडिबल ऑयल पर आपकी एग्रीकल्चर स्पेस में यहाँ पर नजर रखनी चाहिए। एक चेंज आज के शो में यहाँ पर देखने को मिला है कि शायद ज़्यादातर कमोडिटीज़ में उनका बॉटम बन चुका है। खरीदारी की कॉल्स, बाय कॉल्स हमने यहाँ पर बहुत सारी कमोडिटीज़ में अपने एक्सपर्ट्स की तरफ से आते हुए देखी हैं। तो वो आपके लिए शो है जहाँ पर आप अपना पोर्टफोलियो और स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।